हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस नए प्लेटफॉर्म बायोलॉजी प्लैनेट में मैं इमरान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रेजेंट टाइम में जो सीरीज इस चैनल पे चल रही थी वो इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड थी। इकोनॉमिक बॉटनी में जो भी टॉपिक्स थे आपके टीजीटी पीजीटी दोनों को मिला करके पीवाईक्यू के साथ मैंने उसे फिनिश कर दिया हुआ था और मैंने आपसे कहा था कि हम टैक्सोनॉमी अगली यूनिट डिस्कस करेंगे, बट अभी नोट ऑन प्रिपरेशन पे है ना। अभी नोट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई मैंने अभी उसको कंटिन्यू नहीं किया हुआ है। आज आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ और उसके बारे में डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर उस माइक्रोबायोलॉजी के बाद जब नोट्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम लोग टैक्सोनॉमी वाली यूनिट को कंप्लीट करेंगे। आइए आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वायरसेस के बारे में। वायरसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टर्म वायरस है ये कहां से आया हुआ है? तो टर्म वायरस एक लैटिन वर्ड से लिया गया है और इस वर्ड की मीनिंग होती है वीनोम और पॉइजन। यानी अगर हम वायरसेस की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर एक लिक्विड या इस तरीके से कह सकते हैं कि एक फ्लूइडी मटेरियल होता है जो कि एज अ वीनोम और पॉइजन काम करता है। ठीक है। और सभी लोगों को पता है कि वायरस की स्टडी को हम लोग वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं और वायरोलॉजी के जो फादर हैं वो बेजरनिक है। ठीक। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग कि ये जो टर्म वायरस है ये दिया किसने था। तो फिलहाल मोस्ट ऑफ द किताबों में आपको लेविस पास्चर मिल जाएगा, बट कुछ बुक्स हैं या आपका गूगल वगैरह है तो उस पे आपको बेजरनिक भी मिल जाएगा। लेकिन लेविस पास्चर को ही हम आंसर कंसिडर्ड करते हैं। आयोग ने भी लुइस पास्चर को ही माना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा जाता है कि टर्म वायरस किसने दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि लुइस पास्चर ही हमें बताना है। आगे बात करते हैं कि हमारे जो वायरसेस होते हैं इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टोरी है, यहाँ पे एक कहानी है ना। थोड़ा सा हम उसको समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, अगर डिस्कवरी ऑफ वायरसेस की बात करी जाए तो वायरसेस की डिस्कवरी बैक्टीरियल फिल्टर के साथ जुड़ी हुई है ना। बैक्टीरियल फिल्टर क्या था? तो एक तरह का फिल्टर पेपर था और इस फिल्टर पेपर को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे चैम्बरलैंड, है ना। चैम्बरलैंड ने एक फिल्टर पेपर डिस्कवर किया था जिसका नाम था बैक्टीरियल फिल्टर। क्या नाम था? बैक्टीरियल फिल्टर। और अगर इन बैक्टीरियल फिल्टर पे हम पोर्स की बात करते हैं तो जो पोर्स का साइज था वो 0.1 से 1 माइक्रोन का था, है ना। उन्होंने ये साइज क्यों लिया हुआ था और कोई साइज क्यों नहीं लिया? ऐसा फिल्टर पेपर बनाया कि उस पे जो पोर का साइज रखा हुआ है वो 0.1 से 1 माइक्रोन का ही रखा हुआ है और कोई साइज उन्होंने क्यों कंसीडर्ड नहीं किया? तो उसका एक छोटा सा रीजन ये था कि उस टाइम पे जो भी नोन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, उन्होंने उनके साइज के बिहाफ पे देखा। जितने भी नोन आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बिहाफ पे उन्होंने साइज को कंसीडर्ड किया और उन सब से छोटा एक साइज ले करके इस फिल्टर पेपर को प्रिपेयर किया जिसका नाम रखा गया था बैक्टीरियल फिल्टर्स। उस टाइम हम लोग ऐसा मानते थे कि बैक्टीरियल सेल जो होती है वो सबसे छोटी सेल है, तो उसी के बिहाफ पे ये चीज की गई थी। अब आगे देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ वायरसेस जो है वो रिलेट करती है टोबैको मोज़ैक डिजीज से, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में TBD के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कई स्टोरी है, बहुत सारी कुछ कहानी टाइप की है ना, तो थोड़ा सा देखेंगे। और ये कहानी ऐसे ही नहीं है, इन कहानी से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा चैम्बरलैंड के फिल्टर बैक्टीरियल फिल्टर्स के बारे में। उसके बाद आपको बताया गया कि जो वायरसेस की डिस्कवरी है वो रिलेट करती है किसके साथ? टोबैको मोज़ैक डिजीज के साथ। तो हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मेयर। मेयर ने टोबैको के अंदर एक डिजीज डिस्कवर करी हुई थी जिसका नाम इन्होंने रखा था टोबैको मोज़ैक डिजीज। क्या नाम रखा था? टोबैको मोज़ैक डिजीज। डिजीज तो ये डिस्कवर करने में सक्सेस हो गए, लेकिन इस डिजीज को कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म था यानी कॉजल ऑर्गेनिज्म था उसको ये आइसोलेट नहीं कर पाए, है ना। यानी मेयर ने क्या किया? टोबैको के प्लांट में एक डिजीज फाइंड करी जिसका नाम था टोबैको मोज़ैक डिजीज, बट ये जो मेयर थे ये कॉजल ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करने में सक्सेस नहीं हो पाए। उसके बाद क्या होता है कि इसका जो क्रेडिट जाता है वो इवानो वस्की को जाता है ना। अब थोड़ी सी कहानी सुनिएगा तो आपको कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी, है ना। सबसे पहले क्या किया गया कि ये जो टोबैको मोज़ैक प्लांट, ये जो टोबैको का प्लांट था जिसमें मोज़ैक डिजीज थी, ठीक है, इसके अंदर से हमने इसका जूस बनाया। क्या बनाया?
जूस बनाया, यानी जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट है उसका सबसे पहले क्या बनाया गया, जूस बनाया गया। उस जूस को हमने बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्टर कर लिया। किससे? बैक्टीरियल फिल्टर से हमने इसको फिल्टर कर लिया। जब बैक्टीरियल फिल्टर से हमने फिल्टर किया तो हमें क्या मिल गया, फिल्ट्रेट मिल गया, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें एक्सट्रैक्ट मिल गया, है ना। चाहे आप फिल्ट्रेट बोले या फिर आप क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट बोल सकते हैं। तो ये फिल्ट्रेट और एक्सट्रैक्ट इन्हें मिल गया। अब जो ये बेजर्निक थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस एक्सट्रैक्ट को एक हेल्दी टोबैको प्लांट की लीफ पे पास कराया। तो देखते हैं कि वो हेल्दी टोबैको प्लांट जो होता है उसको भी मोज़ैक डिजीज हो जाती है ना। और इसी के बिहाफ पे इन्होंने इस फ्लूइड का नाम क्या रख दिया, है ना, इसी के बिहाफ पे इन्होंने इस फ्लूइड को कह दिया कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या कह दिया, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, है ना। अक्सर करके आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये फ्रेज देने वाले साइंटिस्ट कौन है। तो दिमाग में रखिएगा कि कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम जो है ये किसने बताया था हमें, बेजर निक ने ये फ्रेज यूज किया हुआ था, और इसका मतलब होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। क्या मीनिंग होती है, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। बाद में आपकी इवानोवस्की 1892 में आते हैं और इन्होंने बताया कि ये सब माइक्रोस्कोपिक भी नहीं, कैसे, सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं। माइक्रोस्कोप से भी नहीं आपको दिखेंगे ये, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको चाहिए इनको देखने के लिए। तो सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, और इन सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को आफ्टर सम टाइम क्या कहा जाने लगा, तो इन्हीं को हम लोगों ने नाम दे दिया वायरस। ठीक, तो ये थोड़ा सा एक डिस्कवरी का बैकग्राउंड था, या आप ये कह सकते हैं ये थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि किस तरह से वायरसेस की डिस्कवरी हुई है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से हम लोग फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें थी यहाँ पे, है ना। सबसे पहले कौन थे भाई, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेयर। मेयर ने क्या फाइंड किया, टोबैको मोज़ैक डिजीज डिस्कवर करी। उसके बाद ना इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म ये डिस्कवर नहीं कर पाए कि भाई ये टोबैको मोज़ैक डिजीज किसकी वजह से हुई, है ना। फिर इन्होंने क्या किया, ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, किसने किया ये काम, बेजरनिक ने किया। किसने किया ये काम, बेजरनिक ने किया। क्या किया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि वो जो इन्फेक्टेड लीफ थी टोबैको प्लांट की, उस लीफ से उन्होंने जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया। जूस एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको एक हेल्दी टोबैको प्लांट की लीफ के ऊपर डाल दिया, है ना। जब उसके ऊपर उसको पास कराते हैं तो वो देखते हैं कि वो हेल्दी प्लांट जो था ना वो भी बीमार हो गया, है ना, उसको भी टोबैको मोज़ैक डिजीज हो गई, है ना। और इस तरह से इस फ्लूइड का नाम क्या पड़ गया, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम पड़ गया। इसका मतलब होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। फिर 1892 में आपके एक साइंटिस्ट आते हैं इवानोवस्की, और इवानोवस्की ने इस कॉजल ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी करी और बाद में इसी का नाम रख दिया गया वायरसेस। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है ना। आपके एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्टैनले, WM स्टैनले, है ना। WM स्टैनले ने पहली बार वायरसेस को रवो के फॉर्म में, है ना, किसके फॉर्म में, रवे के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया, या कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइज किया, है ना। वो आपका वायरस था कौन सा, टोबैको मोज़ैक वायरस। यानी पहली बार स्टैनले मिलर ने क्रिस्टलाइज किया था वायरसेस को, और वो वायरस कौन सा था, टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि वो साइंटिस्ट जिन्होंने वायरसेस को रवों के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया हुआ था उनका नाम क्या था, स्टैनले। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं डिस्कवरीज इन वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या है, तो अभी आपको बताया गया कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम डिस्कशन करते हैं किसका, वायरसेस के बारे में, है ना। ऐसी ब्रांच को हम किस नाम से जानते हैं, वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि वायरोलॉजी की फील्ड में कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई हैं, यानी वायरस से रिलेटेड कौन कौन सी डिस्कवरीज हमारे पास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक वैक्सीन है, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसको बनाने वाले साइंटिस्ट हैं एडवर्ड जेनर, और एडवर्ड जेनर को इसलिए हम लोग किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं। फिर अगला है आपका वैक्सीन फॉर रेबीज, है ना। रेबीज के बारे में आपने सुना होगा, इसे हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, है ना। और जब पागल कुत्ता या फिर बिल्ली, है ना, काट लेती है तो लोगों को यूजुअली रेबीज की बीमारी हो जाती है। और इसके लिए जो टीका बनाया था वो लुइस पास्चर ने बनाया था,
है ना। फिर अगला है हमारे पास इंटरफेरॉन्स, है ना। थोड़ा सा इंटरफेरॉन्स के बारे में जानेंगे कि इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि इंटरफेरॉन्स को डिस्कवर करने वाले कौन थे, आइजैक और लिंडेमान। कौन कौन, आइजैक और लिंडेमान, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के इंटरफेरॉन्स को डिस्कवर किया था। थोड़ा सा देखते हैं कि इंटरफेरॉन्स क्या होता है। जैसे सपोज करिए कि ये कोई सेल है ना, हमने सो मैनी सेल्स बना ली हुई हैं और ये वाली जो सेल है ना, ये किसी वायरस के थ्रू ना इन्फेक्टेड हो गई है। क्या हो गई है, किसी वायरस के थ्रू ये वाली सेल जो है वो इन्फेक्टेड हो गई है ना। तो अब क्या करेगी यही सेल, है ना, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करेगी और इस सब्सटेंस का जो नेचर होता है वो कैसा है, इसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से इंटरफेरॉन्स। क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स। यानी जब कोई सेल वायरस के थ्रू इन्फेक्ट होती है तो वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करती है और ये केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं इन्हीं का नाम क्या रखा गया है, इंटरफेरॉन्स रखा गया है। अब ये इंटरफेरॉन्स जो होते हैं ये अगल बगल की जो सेल्स होती हैं, जो नेबरिंग सेल्स होती हैं, उनको वायरस से इन्फेक्टेड होने से बचाते हैं। तो इन्हीं का नाम रखा गया है इंटरफेरॉन्स। काफी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान देंगे। डिस्कवरी करने वाले कौन थे, आइजैक और लिंडेमान। अगला है वैक्सीन फॉर पोलियो। सभी को पता है कि ये पोलियो जो वैक्सीन है वो एक तरीके से ओपीवी है ना। ओपी क्या होता है, इसको ओपीवी को हम लोग बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना। मोस्ट ऑफ द वैक्सीन जो होती हैं वो बंदों को इंजेक्ट करी जाती हैं, है ना। ज्यादातर वैक्सीन जो होती हैं वो इंजेक्ट करी जाती हैं, लेकिन ये जो आपकी पोलियो वैक्सीन है जिसको बनाने वाले कौन थे, सैप, है ना। साथ में इसको बनाया था। और ओपीवी जो है वो एक ऐसी वैक्सीन है जो ओरल वैक्सीन है, यानी ये वैक्सीन जो होती है पिलाई जाती है ना, वही पोलियो की ड्रॉप वाली कहानी है ना, 2 बूंद जिंदगी की। आगे देखते हैं कुछ और चीजें। अगला हमारे पास है सियानोफेज। देखिए एक वर्ड यहां पे यूज किया गया है, फेजेस। फेजेस वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक्चुअल में जो ये फेजेस वर्ड है वो बैक्टीरियोफेज के लिए यूज किया गया है। काफी ब्रॉड है अपने आप में और काफी यूजफुल वायरस है ये, बैक्टीरिया नहीं है। ये जो फेजेस यूज किया जाता है ये बैक्टीरियोफेज के लिए यूज किया जाता है। अब बैक्टीरियोफेज का नाम सुन करके कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि ये कोई बैक्टीरिया है, लेकिन एक्चुअल में ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये एक वायरस है ना। कैसा वायरस है, वायरस फीड ऑन या फिर इन्फेक्ट करता है, वायरस फीड ऑन बैक्टीरिया। ऐसा कोई भी वायरस जो इन्फेक्ट करे या फिर फीड करे किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर, ऐसे किसी भी वायरस को हम किस नाम से जानते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग फेजेस के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग T2 फेजेस के नाम से भी जानते हैं। पूरी इनकी एक टी सीरीज होती है, अभी हम लोग अलग से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक छोटी सी बात है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सियानोफेजेस क्या होते हैं, है ना। अगर हम सियानोफेज की बात करते हैं तो ये क्या है, तो याद रखना है कि ये वो वायरसेस है जो किस पे फीड करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी पे फीड करते हैं, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BGA के नाम से जानते हैं, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम होता है सियानो बैक्टीरिया। क्या होता है, सियानो बैक्टीरिया। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि वायरसेस, सियानोफेज वो वायरसेस होते हैं या वो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो किसके ऊपर फीड करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर फीड करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को शॉर्ट फॉर्म में BGA के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सियानो बैक्टीरिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक इतना। ठीक है, मेन चीजें बिल्कुल एक्सट्रैक्ट करी गई हैं, कहीं कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीजें रखी नहीं गई हैं। कोशिश मेरी यही है कि बिल्कुल सिंपल नोट बना दी गई है ताकि आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए। और वायरसेस में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है ना। जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके इन्हीं में से कवर हो जाएंगे। फर्दर आपको कोई भी वायरस की स्टडी कहीं से कुछ भी करनी नहीं है ना। TGT PGT में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप मान के चलिए कि आपका वायरस यहाँ से फुल एंड फाइनल एक वीडियो में फिनिश हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ TMV, यानी जो हमारा टोबैको मोज़ैक वायरस था, है ना। कौन सा वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस, है ना। अगर इस टोबैको मोज़ैक वायरस की हम बात करते हैं तो इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किसने बताया था, तो उनका नाम था फ्रैंकलिन, है ना। फ्रैंकलिन ने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ TMV के बारे में एक्सप्लेन किया, यानी जो टोबैको मोज़ैक वायरस था उसको अंडर माइक्रोस्कोप, है ना, बिल्कुल क्लियर करके बताया कि एक्चुअल में वायरसेस किस तरह के दिखते हैं, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा टोबैको मोज़ैक वायरस जो है वो देखने में किस तरह का होता है।
ठीक, अगली बात कर लेते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना, थोड़ा सा अटपटा लगेगा हमें, लेकिन एक्चुअल में ये चीजें होती हैं। क्या लिखा हुआ है, SSDNA, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अक्सर हम लोगों ने यही बात पढ़ रखा हुआ है ना, कि आपका जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, डीएनए में दो हेलिक्स होती हैं, ठीक है, डीएनए की दो हेलिक्स होती हैं, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में जुड़ी हुई होती हैं, और उन दोनों हेलिक्स को जोड़ने वाले आपके नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी कह सकते हैं या फिर एक्सेप्शनली हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो वो कौन कौन से वायरसेस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना, तो वो है आपका कॉलीफेज साई 174, है ना, तो कॉलीफेज साई 174 जो आपका होता है, ठीक है, ये आपका एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और इसको डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट थे RL सिंसीमर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इस चीज को कि कॉलीफेज साई नहीं होगा, सॉरी फाई, कॉलीफेज फाई 174, और इसको डिस्कवर करने वाले कौन है, सिंसीमर। ये एक ऐसा वायरस है जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रखता है ना। एज यूजुअल आपने पढ़ा हुआ है कि जो आपका डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन अगर हम वायरसेस की बात करते हैं तो अक्सर करके आपको वायरसेस में ये चीज देखने को मिल जाएगी कि आपका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल जाएगा, और जो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो आपको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल जाएगा। अभी पूरी ह्यूज स्टडी हम लोग करेंगे, फिलहाल ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करी जाए तो वो आपका होता है कॉलीफेज फाई 174, और इसको डिस्कवर करने वाले हैं सेंसीमर। आगे बात कर लेते हैं कि इस कॉलीफेज में बेस पेयर कितने पाए जाते हैं, है ना, हमें पता है कि हमारे जो डीएनए आरएनए होता है उसमें बेस पेयरिंग होती है, ATGC AUGC, है ना, कुछ ऐसी बेस पेयरिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो कॉलीफेज में बेस पेयर कितने होते हैं, 5386, है ना, कॉलीफेज फाई 174 में जो बेस पेयर के नंबर हैं वो 5386 हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं कि कॉलीफेज क्या है। तो कॉलीफेज, देखिए फेज वर्ड आया है ना, तो हमें समझ में आ गया है कि एक तरह का क्या होगा, बैक्टीरियोफेज होगा। तो कॉलीफेज एक तरह का बैक्टीरियोफेज होता है जो कहां पाया जाता है, ई कोलाई के ऊपर, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ई कोलाई के ऊपर फीड करता है, इसीलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉलीफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलीफेज, है ना। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि इसलिए हम लोगों ने कॉलीफेज क्यों कहा हुआ है ना, क्योंकि ये एक तरह के बैक्टीरियोफेजेस हैं और फीड किस पे करते हैं, ई कोलाई के ऊपर, इसलिए इनका नाम रखा गया है कॉलीफेज। और इसको भी डिस्कवर करने वाले कौन थे, हेरले। किसने डिस्कवर किया था, हेरले, है ना। अभी लास्ट ईयर ही आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर करने वाले कौन है ना। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक भी हमारा यही है ना, तो इसी में हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए बात आ रही है कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, है ना, कि बैक्टीरियोफेजेस का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किसने बताया था। तो बैक्टीरियोफेज का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बताने वाले थे बर्नर। कौन था, बर्नर, है ना। बर्नर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरियोफेजेस का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बताया था, है ना। और आगे देख लेते हैं कि बैक्टीरियोफेजेस के बारे में और क्या बताया गया है ना। तो बैक्टीरियोफेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो किस पे फीड करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर। काफी कंफ्यूजिंग वर्ड है ये आपका, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है और जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि बैक्टीरियोफेज एक्चुअल में कोई बैक्टीरिया नहीं होते हैं, ये वायरसेस होते हैं, और ऐसे वायरसेस किसके ऊपर फीड करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर आपका यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ था कि बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर करने वाले कौन है। तो हमारे दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है टॉर्ट और एक का नाम है हेरले, है ना। टॉर्ट और हेरले की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने मिल करके क्या किया था, बैक्टीरियोफेजेस की डिस्कवरी करी थी, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है कि टॉर्ट और हेरले ने मिलकर के बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी करी थी। और अगर हम हेरले की बात करते हैं तो खाली हेरले ने क्या किया हुआ था, तो भाई हमारे खाली हेरले महोदय जो हैं इन्होंने कॉलीफेज को डिस्कवर किया था, है ना। और कॉलीफेज की अगर हम बात करते हैं तो कॉलीफेज भी एक तरह का क्या होता है, बैक्टीरियोफेज ही होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दो चार चीजें और डिस्कवरी से रिलेटेड। एड्स, है ना, एड्स के वायरस को डिस्कवर करने वाले कौन थे। तो एड्स के वायरस को डिस्कवर किया हुआ था मॉन्टैग्नियर
और गैलो ने। किसने डिस्कवर किया था? मॉन्टेग्नियर एंड गैलो ने एड्स के वायरस को डिस्कवर किया था। ठीक, अभी एड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है तो बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल अभी हम लोग डिस्कवरीज पढ़ रहे हैं तो फिलहाल अभी उन्हीं को कवर करते हैं। उसके बाद कैंसर की बात कर लेते हैं। बहुत टाइम तक लोगों को मालूम नहीं था कि कैंसर का कॉजल एजेंट क्या है, यानी कैंसर किसकी वजह से कॉज होता है, ये चीजें क्लियर नहीं हो रही थी, है ना। लेकिन हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेबेको, है ना। डेबेको ने ये बताया कि कैंसर जो होता है वो एक्चुअल में एक वायरस की वजह से होता है, और जिस वायरस की वजह से कैंसर होता है उसका नाम है ऑन्को वायरस। और कैंसर की जो स्टडी होती है उसे हम लोग ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। तो कैंसर जिस वायरस से होता है उसका नाम ऑन्को वायरस है, और कैंसर की जो स्टडी होती है उसे हम लोग ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, या आप ये कह सकते हैं कि वायरस से रिलेटेड जो भी डिस्कवरीज थी उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब थोड़ा सा मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, फिर से हम अपने, है ना, वायरसेस के मेन कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे कि वायरसेस जो होते हैं उनके क्या क्या फीचर होते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को पता है इस चीज के बारे में, कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा कि अगर हम वायरसेस की बात करते हैं तो एज यूजुअल वायरसेस जो होते हैं वो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। क्या है? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है ना। और सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होने की वजह से हमारे वायरसेस को बायोलॉजिकल वर्ल्ड में क्या नहीं मिला हुआ है? कोई पोजीशन नहीं मिली हुई है ना। तो पहली बात तो ये दिमाग में रखना है कि वायरसेस के पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो लिविंग के भी हैं और नॉन लिविंग के भी हैं। ठीक है ना। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहली बात याद रखना है कि ये एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है ना। अगर हम वायरसेस की बात करते हैं तो ये क्या है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है ना। इंट्रासेलुलर मतलब विद इन सेल, विद इन सेल, है ना, सेल के अंदर का ये पैरासाइट है। और ऑब्लिगेट की मीनिंग क्या हुई? तो ऑब्लिगेट का मतलब ये है कि जब तक किसी लिविंग के कांटेक्ट में रहेगा, जब तक किसी लिविंग होस्ट के कांटेक्ट में रहेगा ये लिविंग रहेगा, और जैसे ही किसी नॉन लिविंग के कांटेक्ट में चला जाएगा ये आपका नॉन लिविंग हो जाएगा। तो वायरसेस की इस बात को हमें जरूर ध्यान रखना है कि वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वायरसेस आपके ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन और बार बार आया है, ठीक है ना। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो उसमें आरएनए और डीएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड आपका आरएनए भी पाया जाता है और डीएनए भी पाया जाता है। लेकिन अगर हम वायरसेस की बात कर लेते हैं तो ये बात दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, है ना, कि वायरसेस के अंदर या तो डीएनए होता है और या फिर आरएनए होता है। आइदर डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड वायरसेस के अंदर नहीं पाए जाते। अभी तक कोई भी ऐसा नोन वायरस नहीं है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट हो। फ्यूचर में क्या है वो देखा जाएगा, फिलहाल ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में हमें रखना है कि हमारा जो वायरस होता है उसके अंदर या तो फिर डीएनए होता है या तो फिर आरएनए होता है, दोनों नहीं पाए जाते। आगे देख लेते हैं, एक साइंटिस्ट है हमारे जिनका नाम है बाउडेन एंड पेरी, है ना। बाउडेन एंड पेरी ने क्या बताया? तो हमने अभी आपको बताया था कि एक्चुअल में जो वायरसेस होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक भी नहीं है, वो सब माइक्रोस्कोपिक है। रीजन इज दैट अगर हम वायरसेस की बात करते हैं तो हमें वायरसेस जो होते हैं ना वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम वायरसेस को देख भी नहीं सकते हैं। इसीलिए बाउडेन और पेरी ने इस चीज को बताया कि जो वायरसेस होते हैं वो सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, और इनका जो साइज होता है वो लेस देन 200, है ना, मिली माइक्रोन होता है। ठीक है, 200 मिली माइक्रोन से भी ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं। आपको पता है इस चीज के बारे में, कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना, कि जो चीजें माइक्रोस्कोपिक हैं उनको मेजर्ड करने के लिए जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं वो माइक्रोन यूज करते हैं, या फिर माइक्रोन से रिलेटेड चीजें ही हम लोग यूज करते हैं। और एक माइक्रोन जो होता है वो 10⁶ मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना। तो फिलहाल इस चीज के बारे में ध्यान रखना है कि ये सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाने गए थे। किसने ऐसा कहा था? तो याद रखना है कि ऐसा कहने वाले बाउडेन एंड पेरी थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि आपके जो वायरसेस होते हैं वो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, है ना, कि इनके अंदर सेल नहीं है, और सेल ना होने की वजह से ही हम वायरसेस को क्या बुला रहे हैं? ए सेलुलर बुला रहे हैं। एक्चुअल में जो वायरसेस होते हैं ना वो न्यूक्लियो प्रोटीन के क्रिस्टल्स हैं, है ना,
और इन्हीं क्रिस्टल्स को टोबैको मोज़ैक वायरस से अलग करने वाले कौन थे? स्टैनले, है ना। स्टैनले ने टोबैको मोज़ैक वायरस से जो क्रिस्टल्स अलग किए थे उसी की बात हो रही है कि एक्चुअल में जो वायरसेस होते हैं ना उनके अंदर सेल नहीं होती है, वो असेलुलर हैं, सेल नहीं है उनके अंदर। एक्चुअल में उनकी बॉडी क्रिस्टलॉइड है, यानी क्रिस्टल्स की तरह उनकी बॉडी होती है। और ये बॉडी बनी किसकी है? न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी हुई है ना। अभी हम लोग केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वायरसेस डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी ये बात ध्यान रखेंगे कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। आगे वायरसेस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें पॉसिबल है ना, कौन कौन सी प्रोसेसेस वायरसेस के अंदर हो सकती हैं। तो वायरसेस अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर ये अपना म्यूटेशन कर सकते हैं, है ना। प्रेजेंट टाइम हम लोग अभी कुछ समय पहले, है ना, खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे जिसका नाम कोरोना था, है ना। कोरोना भी एक वायरस है और वो आज का वायरस नहीं है, वो बहुत पुराना वायरस था, है ना। लेकिन उस वायरस ने अपना म्यूटेंट फॉर्म किया, यानी उस वायरस के अंदर कोई म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन होने की वजह से उसकी वेरियस वैरायटीज हमारे सामने आना शुरू हो गई, है ना। तो ये बात दिमाग में रखना है कि वायरसेस अपने आप को लिविंग होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ ये अपना म्यूटेशन भी कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों काम कहां पे होते हैं? याद रखना है, लिविंग सेल के अंदर। अभी मैंने आपको बताया है कि जब तक वायरसेस किसी लिविंग की बॉडी में होता है वो एज अ लिविंग बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही वो किसी नॉन लिविंग की बॉडी में आता है वो एज अ नॉन लिविंग बिहेव करने लगता है ना। तो अगर वायरसेस ये प्रोसेस शो कर रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन और म्यूटेशन, तो ये बात ध्यान रखना है कि ये लिविंग सेल के अंदर ही शो कर सकते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं, है ना। जैसे कि हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, यानी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं, लिविंग सरवाइव कर रहे हैं, है ना। तो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की अगर हम बात करते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस, है ना, ये सब हमारे वायरसेस के अंदर पाई नहीं जाती। यानी जो हमारे वायरसेस होते हैं वो जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करते हैं, और इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म ना करने का सबसे मेन रीजन होता है कि इनके अंदर एंजाइम नहीं पाए जाते, है ना, नो एंजाइम। और एंजाइम ना होने की वजह से ही ये कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है कि वायरसेस के अंदर एंजाइम नहीं होता है और एंजाइम ना होने की वजह से वायरसेस जो होते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, एक टॉपिक है आपका थर्मल डेथ पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कहते हैं TDP। क्या है ये, है ना, जानेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। बताया गया है कि हमारे जो ये वायरसेस होते हैं ना वो टीडीपी पे इनएक्टिव हो जाते हैं। व्हाट इज टीडीपी? तो एक टेम्परेचर जो कि 90 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। अगर हम वायरसेस को 90 डिग्री सेल्सियस के अबव टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं तो हमारे जो वायरसेस होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और इसलिए इसका नाम रखा गया है थर्मल डेथ पॉइंट, है ना। थर्मल का मतलब आपने क्या कर दिया? हीट कर दिया, टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, टेम्परेचर इज मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस, तो उस पॉइंट पे इनकी क्या हो गई है? डेथ हो गई है, इसलिए इसका नाम रखा गया है थर्मल डेथ पॉइंट। अगली बात यह है कि हमारे जो वायरसेस होते हैं ना वो एंटीबायोटिक से अफेक्टेड नहीं होते हैं, अनअफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक, ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है, ठीक। अब आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं, काफी 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 इंपॉर्टेंट है ना। और प्रोसेस का नाम क्या है? तो प्रोसेस का नाम है इपीस्टोम, है ना, इपीस्टोम। ये क्या है? वायरसेस जबरदस्ती किसी को अपना बना लेते हैं, है ना, और जब अपना बनाते हैं तो अपनी मनमानी वाला उससे क्या करवाने लगते हैं? काम करवाने लगते हैं, है ना। इसी प्रोसेस को नाम दिया गया है इपीस्टोम। कैसे, क्या, समझिए, है ना। तो इसमें क्या है कि सपोज करिए ये कोई एनिमल की सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है ना, ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है। ये कोई एनिमल की सेल है तो दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और ये इसका न्यूक्लियस है। सपोज करिए कि कहीं से किसी वायरस ने इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया, है ना, यानी वायरस कहां चला आया? सेल के अंदर चला आया। अभी अभी आपने पढ़ा हुआ है कि वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं। क्या है? इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, यानी ये पैरासाइट तो है लेकिन ये सेल के अंदर रहना पसंद करते हैं। कहां? सेल के अंदर ये रहना पसंद करते हैं। तो ये वायरस था, ये कोई वायरस था, और ये वायरस कहां चला आया? इस सेल के अंदर चला आया। जब ये इस सेल के अंदर आएगा ना
तो ये इस न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर इस सेल की कंट्रोलिंग मशीनरी है ना, जो पूरी सेल को कंट्रोल करने वाली है। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई सेल के अंदर इसका डीएनए है ना, और डीएनए जो होता है वो यूजुअली पूरी सेल की मशीनरी को कंट्रोल करता है। तो होगा क्या कि ये वायरस जब इसके अंदर एंटर करेगा तो एंटर करने के बाद इस न्यूक्लियस के अंदर की मशीनरी को वो खुद कंट्रोल कर लेगा और इसके अंदर जाकर के अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा और बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स बनाना स्टार्ट कर देगा, है ना। इसी का नाम क्या रखा गया है, एपिस्टोम। फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से आप समझिएगा, है ना। क्या कह रहे हैं कि जब कोई वायरस एंटर करता है किसी होस्ट सेल में, कहां, किसी होस्ट सेल में, जैसे ये मैंने एक एनिमल सेल बनाई थी तो ये एक होस्ट सेल थी, है ना। अब ये वायरस जो है इस होस्ट सेल के अंदर एंटर कर गया। एंटर करने के बाद क्या करेगा, तो कह रहे हैं वो कंट्रोल कर लेता है होल बायोकेमिकल मशीनरी, है ना। यानी इसके अंदर होने वाली पूरी की पूरी प्रोसेसेस को वो अपने कंट्रोल में कर लेता है, किसकी, होस्ट सेल की। उसके बाद वो ऑर्डर करता है और वो जैसा ऑर्डर करता है एक्चुअल में हमारा जो न्यूक्लियस का डीएनए होता है वो वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए मैंने कहा था कि वायरस जबरदस्ती किसी को अपना पहले बनाते हैं और फिर अपना बनाने के बाद अपना मनचाहा काम उससे कराते हैं। तो ये ऑर्डर्स करता है मेटाबॉलिक मशीनरी को, और जैसा ये ऑर्डर करेगा आपको पता है कि डीएनए जो है वो उसी तरीके का काम करना शुरू कर देगा और इस तरह से इसके बहुत सारे वायरल कंपोनेंट बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं एपिस्टोम। काफी इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस करी है, आप देखिएगा इसको, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार कॉमेंट करिएगा। ठीक है, आगे जो इतनी देर से हम चिल्ला रहे थे, है ना, उसकी बात आ चुकी है। वायरसेस के बारे में मैंने अभी आपको बोला था कि वायरसेस जब तक किसी लिविंग के कांटेक्ट में रहेंगे वो एज अ लिविंग बिहेव करेंगे, जैसे ही किसी नॉन लिविंग के कांटेक्ट में जाएंगे वो एज अ नॉन लिविंग बिहेव करने लगेंगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या है ना। तो हमारे जो वायरसेस है ना उनको हम और क्या कहते हैं, तो वायरसेस को हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक, है ना। लिंक का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला, है ना। लिंक की मीनिंग क्या होती है, जोड़ने वाला, है ना। तो ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का, याद रखना है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वायरसेस को हम क्या कंसीडर करते हैं, तो वायरसेस को हम कहते हैं कि ये जोड़ रहा है लिविंग को किससे, नॉन लिविंग से, है ना। बाकी चीजें इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि इसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है ना, वो हम लोग थोड़ा सा इवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने थोड़ा बहुत तो ये पढ़ रखा हुआ है कि इस अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है वो कहीं ना कहीं नॉन लिविंग से आई थी, है ना। तो वायरसेस कहीं ना कहीं चीजों को इंडिकेट कर रहे हैं कि वाकई में अबायोजेनेसिस कहीं ना कहीं हुई है, या आप इस तरीके से कह सकते हैं पहले नॉन लिविंग आए हैं और फिर नॉन लिविंग से क्या बन गए, लिविंग बन गए, है ना। और आज भी ये वायरसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं एज अ नॉन लिविंग के फॉर्म में। तो ये बात याद रखनी है कि ये वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के क्या होते हैं, कनेक्टिंग लिंक होते हैं। अब बात आती है कि इसे ऐसा कहा क्यों गया है, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि वायरसेस बिहेव करते हैं लिविंग की तरह जब तक ये लिविंग के कांटेक्ट में रहते हैं, और जैसे ही ये किसी नॉन लिविंग के कांटेक्ट में जाते हैं ये एज अ नॉन लिविंग बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हम किस नाम से जानते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इस तरह की कनेक्टिंग लिंक बहुत सारी हैं जो हम लोगों को इवोल्यूशन वाली यूनिट में डिस्कशन हम इसका करेंगे, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि हमारे वायरसेस जिनके अंदर नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स भी हैं और इनके अंदर कौन कौन से लिविंग कैरेक्टर्स भी हैं, है ना। तो ये बात दिमाग में रखनी है कि वायरसेस भरपूर मात्रा में लिविंग नॉन लिविंग कैरेक्टर्स को रखते हैं, थोड़े बहुत कहीं क्या रखते हैं, ये लिविंग कैरेक्टर्स को अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको पता है कि सेल का लिविंग कंपोनेंट प्रोटोप्लाज्म, है ना, वो इसके अंदर नहीं पाया जाता। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एंजाइम नहीं है, और एंजाइम ना होने की वजह से एंजाइम ना होने की वजह से आपके जो वायरसेस होते हैं वो कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, है ना। इसके साथ साथ इसमें रेस्पिरेशन नहीं है ना। इनको हम कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि इन्हें कल्चर नहीं किया जा सकता है, इनको कल्चर मीडियम में बनाया नहीं जा सकता है। और अगली बात ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया हुआ था कि ये एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी है ना, क्योंकि इनकी बॉडी में सेल है ही नहीं, और जब सेल है नहीं तो थ्योरी कहां से लगेगी, है ना। तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी कहा गया है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस, है ना। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि इनके पास लिविंग की तरह डीएनए या फिर आरएनए है ना। पहले भी मैंने आपको क्लियर किया था कि आपके जो वायरसेस होते हैं उसमें या डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों नहीं पाए जाएंगे, है ना। तो फिलहाल जो लिविंग की तरह इसमें न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है। दूसरी बात,
जैसे लिविंग अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वैसे ही अगर हम बैक्टीरिया और वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस भी जो होते हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि ये होस्ट के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जैसे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोअन्स हो गए आपके, बैक्टीरिया हो गया आपका, वो डिजीज कॉज करता है, उसी तरीके से ये भी जो होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, है ना। प्लांट में भी डिजीज कॉज करते हैं और एनिमल में भी बहुत सारी ये डिजीज कॉज करते हैं। तो ये कुछ हो गए हमारे नॉन लिविंग फीचर और ये कुछ हो गए हमारे लिविंग फीचर, है ना। इसमें से 2-3 चीजें हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यही कि आपका जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर डीएनए या फिर आरएनए होता है, दोनों नहीं होता है। और इधर से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई एंजाइम जो होता है वो नहीं पाया जाता है, इनको हम कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते हैं और ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि वायरसेस कौन कौन सी प्रोसेस करते हैं। तो मैंने पहले भी कुछ चीजें आपको क्लियर करी हुई हैं। अगर वायरसेस में प्रोसेस की बात आती है तो वायरसेस अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, है ना, रेप्लिकेशन अपना कर सकते हैं। इसके साथ साथ रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि अपने ही जैसा कोई बना सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि वायरसेस अपने आप को कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करते हैं, ये अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और साथ में वायरसेस में क्या होता है, म्यूटेशन होता है। इसके अलावा वायरसेस के अंदर और कोई प्रोसेस होती नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। वायरसेस में क्या क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है और क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है ना। तो वायरसेस के केस में सिर्फ यही 3 प्रोसेसेस होती हैं, इसके अलावा कोई फर्दर प्रोसेस नहीं है। ठीक, अब कुछ चीजें ऐसी आ गई हैं जिनको हमें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक, अगर देखा जाए तो काफी ब्रॉड है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। और अगर आप थोड़ा सा इस वीडियो के थ्रू, है ना, ये जो स्लाइड्स हैं आपके सामने, जो कंटेंट मटेरियल आपके सामने है इसके थ्रू, है ना, और हमारी थोड़ी सी एक तरीके से कह सकते हैं इजी टू एक्सप्लेन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो कहीं नहीं जाना है, कहीं कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप आप लेक्चर देख लीजिए, है ना, रोक रोक करके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। सेल्फ नोट्स रहती हैं, खुद की बनाई हुई नोट्स रहती हैं तो बहुत अच्छी बात होती है ना। एक होता है नोट्स मेकिंग, एक होता है नोट टेकिंग, है ना। कोशिश करें कि आप नोट मेकिंग करें, नोट टेकिंग ना करें, है ना। तो एक अच्छी सी नोट्स आप प्रिपेयर कर लें, उसके बाद चीजों को आप सिर्फ 2 से 3 बार रिवाइज कर लें, है ना। फिर जब एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। तो कोशिश करिए कि चीजें आपको एक बार में ही समझ में आ जाएं। तो बात करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में, है ना। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा वरना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है ना। तो अगर हम केमिकली देखें तो ये क्या है, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, है ना, कि अगर केमिकली देखा जाए तो एक्चुअल में जो हमारे वायरसेस होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के पार्टिकल हैं। किसके पार्टिकल हैं भाई, न्यूक्लियो प्रोटीन के पार्टिकल, है ना। यानी अब यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ड आ गए, है ना। एक वर्ड हमारा आ गया है न्यूक्लियो और एक वर्ड हमारा आ गया है प्रोटीन, है ना। तो न्यूक्लियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूक्लियो से हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो वायरस का कोर वाला पार्ट बनाता है। कौन सा पार्ट, कोर वाला पार्ट बनाता है, यानी सेंट्रल पार्ट का ये फॉर्मेशन करता है। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि भाई वायरसेस में या तो फिर डीएनए होगा और या तो फिर क्या होगा, आरएनए होगा, जो कि वायरसेस के क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, है ना। क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट की, जो कि कौन सा है, प्रोटीन, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था न्यूक्लियो प्रोटीन, है ना। अगर हम वायरसेस की बात करते हैं तो हमारे वायरसेस न्यूक्लियो प्रोटीन के पार्टिकल हैं। तो न्यूक्लियो से वर्ड आ गया हमारा न्यूक्लिक एसिड, बाकी प्रोटीन। प्रोटीन किस तरीके से है तो कह रहे हैं ये कैप्सिड कहलाता है ना। वायरसेस में जो प्रोटीन की कवरिंग होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, है ना। और एक्चुअल में क्या करता है, ये वायरसेस की बॉडी को ये कवर करता है। और जो कैप्सिड है वो बहुत सारी स्मॉल सब यूनिट से बना होता है। किससे, स्मॉल सब यूनिट से बना हुआ होता है ना। अगर हम कैप्सिड की बात कर रहे हैं तो कैप्सिड स्मॉल सब यूनिट का बना हुआ है और इस स्मॉल सब यूनिट को हम लोग बोलते हैं कैप्सोमेयर्स। क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर्स। तो ध्यान रखना है इस चीज के लिए कि हमारा जो वायरस है उसका केमिकल नेचर ये है कि वो न्यूक्लियो प्रोटीन है, यानी वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मिलने से बनता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
इस बात को कहने वाला कौन था, है ना? फिर से वही बात है, पुरानी ही बात है, अभी हमने डिस्कशन किया हुआ था। बाउडेन एंड पेरी, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरसेस का केमिकल नेचर पता किया हुआ था और बताया था कि वायरसेस जो होते हैं वो केमिकली क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है ना? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से आप दिमाग में रखिएगा। साइंटिस्ट के नेम फिलहाल बहुत सारे आ गए हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बस इसका एक ही तरीका है कि आप 2 से 4 बार आप इसको प्रॉपर रिवाइज कर लीजिए, प्रॉपर आप 2 से 4 बार इसको पढ़ लीजिए, तो चीजें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना? थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया हुआ है किसके बारे में, वायरल प्रोटीन के बारे में, है ना? यानी जो वायरस का प्रोटीन वाला पार्ट है हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हमने अभी आपको बताया कि वायरस का जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है एक्चुअल में वो इन्वेलप के फॉर्म में है, एक कवरिंग के फॉर्म में है ना? ये जो प्रोटीन होती है इसके दो टाइप पॉसिबल है, एक ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है और एक जो हो सकता है वो लाइपो प्रोटीन हो सकता है, ठीक है ना? थोड़ी सी यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अगर ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइको अगर प्रोटीन है तो ये वायरस, एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर वायरल ग्लाइकोप्रोटीन है तो ये जो वायरसेस होते हैं ना वो लेस डेंजरस होते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप के ये वायरसेस नहीं है ना? लेकिन अगर इनका प्रोटीन इन्वेलप या एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी जो कैप्सिड है वो लाइपोप्रोटीन रख रही है ना? तो ये मोर डेंजरस वायरस होते हैं, मोर डेंजरस वायरस होते हैं, है ना? और ऐसा वायरस अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एड्स के एचआईवी वायरस का, है ना? अगर हम एड्स के एचआईवी वायरस की बात करते हैं तो उसका जो कैप्सिड है ना, जो प्रोटीन की कवरिंग है ना, जो प्रोटीन का इन्वेलप है वो किसका बना हुआ है, लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है ना? अब लाइपोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, लाइपोप्रोटीन को अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके लिखूं, ब्रेक डाउन करके लिखूं तो इसके दो मतलब है ना? लाइपो का मतलब हो जाता है लिपिड और साथ में दूसरा वर्ड आपको बता ही रहा है प्रोटीन, ठीक है? लाइपोप्रोटीन, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी बात आपको मालूम पड़ेगी अभी, है ना? लाइपोप्रोटीन किसका है, लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो, है ना, सेल का भी आपने पढ़ा होगा तो आपको एक बात पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है भाई, सेल मेम्ब्रेन, है ना? ये सेल मेम्ब्रेन की किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है ना? तो जो ये लाइपोप्रोटीन वाले इन्वेलप होते हैं ना, यानी वो वायरसेस जिनका इन्वेलप, जिनका कैप्सिड जो होता है वो लाइपोप्रोटीन का बना होता है, वो अपनों में छुपे हुए लोग होते हैं, है ना? एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने में छुपा हुआ, है ना? और वो खतरनाक टाइप का है, अपने में तो छुपा है, अपनों में छुपा हुआ है, लेकिन वो क्या है, थोड़ा खतरनाक टाइप का है। कैसे समझेंगे इस बात को, देखिए लाइपोप्रोटीन की सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है ना? अब जब हमारी एंटीबॉडीज को रिकॉग्नाइज करना होता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं आ गया हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो होता क्या है कि जो ये लाइपोप्रोटीन की कवरिंग रखने वाले वायरसेस होते हैं ना, ये एज अ सेल मेम्ब्रेन काम करने लगते हैं। किस तरह से, सेल मेम्ब्रेन के तरीके से काम करने लगते हैं। रीजन आपको मालूम हो गया होगा, रीजन क्या है इसके पीछे, आप खुद ही देख पा रहे हो कि ये लिपिड और प्रोटीन के बने हुए हैं। अब अगर लिपिड और प्रोटीन के बने हुए हैं तो ये कैसे काम कर रहे हैं, एज अ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल में उन्होंने अपने आप को छुपा लिया और सेल के तरीके वो दिखने लगे, एनिमल सेल के तरीके वो दिखने लगे, है ना? इसीलिए हमारी एंटीबॉडीज जो होती हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है और उनके अगेन स्ट्रॉन्ग एक्शन रिएक्शन नहीं हो पाता है ना? और यही रीजन है कि शायद आज तक हम लोगों ने एड्स के लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग क्योर नहीं ढूंढ पाए हैं, है ना? और एड्स के लिए एक सीधी सी बात यही बोली जाती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और ये तो एड्स के लिए ही नहीं, ये तो सभी के लिए है ना? जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सब के लिए छोटा सा कोटेशन हम लोग बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डिजीज आपको हो बाद में आप क्योर करें, इससे जरूरी है इससे पहले कि आप उसे प्रिवेंट कर दें, कोशिश करें कि आपको डिजीज होने ही ना पाए, है ना? तो ये पूरी कहानी आई थिंक सो आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो 2 से 3 बार वीडियोस को थोड़ा सा, है ना, बैक प्ले करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो भी आप हमसे कमेंट में चीजें पूछ सकते हैं और दोबारा फिर से हम इस टॉपिक के बिहाफ पे आपकी वीडियो प्रिपेयर कर देंगे, ठीक है? आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं
क्लासिफिकेशन की, है ना। अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वायरसेस का बहुत ज्यादा ब्रीफ क्लासिफिकेशन नहीं है, छोटा मोटा सा क्लासिफिकेशन है ना। तो आइए डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए, अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो वायरसेस को दो बिहाफ पे क्लासिफाई किया गया है ना। पहला तो वो किसको इन्फेक्ट कर रहा है, एक बिहाफ वो बनेगा, और एक बेस हमारा बनेगा कि वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल कौन सा है ना। और इसी पोर्शन को समझने के लिए मैंने थोड़ी सी आपसे कहा था कि सतर्कता बरतिएगा, थोड़ा सतर्क होके इसको समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, है ना, मतलब बहुत मैंने समराइज कर दिया हुआ है। बाकी तो है ये बहुत ही ब्रीफ, लेकिन काफी हद तक मैंने इसे समराइज करने की कोशिश करी हुई है ना। तो अगर हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की, तो आपको पता है कि वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है ना। ऐसे वायरसेस जो जेनेटिक मटेरियल एज आरएनए रखते हैं, ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं राइबो वायरसेस। यानी ऐसा कोई भी वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए होता है, उनको हम राइबो वायरसेस के नाम से जानते हैं। और ये राइबो वायरसेस जो होते हैं वो इन्फेक्ट किसको करते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, जनरली इन प्लांट, यानी ये प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले हैं। किसको इन्फेक्ट करने वाले हैं, प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शन लिख दिया हुआ है, और ध्यान रखिएगा, है ना, कि एग्जामिनर का एक फेवरेट पॉइंट होता है एक्सेप्शन। अक्सर करके वो एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस बनाता है, जहां उसे एक्सेप्शन मिलेगा वो क्वेश्चन को दे मारेगा वहीं पास से, है ना। इसलिए दिमाग में रखना है कि ये जो आपका राइबो वायरसेस होते हैं ये अक्सर करके आपको प्लांट में मिलेंगे, यानी प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे। लेकिन आपका एक वायरस है ना, जिसमें वायरस कौन, फिलहाल प्लांट कौन सा है, वो आपका कॉलीफ्लावर। और कॉलीफ्लावर में जो ये वायरस डिजीज कॉज करता है उसका नाम है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। थोड़ा सा स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गई है, समझ लेंगे, है ना। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, इसमें बताया गया है कि डीएनए प्रेजेंट होता है ना। जो भी प्लांट वायरसेस हैं, यानी वो वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले हैं, उन वायरसेस में अक्सर करके ये देखा गया है कि उसमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है ना। लेकिन एक वायरस है आपका कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, यानी कॉलीफ्लावर में ये मोज़ेक डिजीज कॉज करने वाला जो वायरस है, इसमें क्या होता है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है ना। तो ये काफी अच्छी बात है, दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है। इसी के बिहाफ पे अगला देख लेते हैं, है ना। वो वायरस जो डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, यानी वो वायरसेस जो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में अपने अंदर क्या रख रहे हैं, डीएनए रख रहे हैं, उनको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो वायरसेस। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो वायरसेस, है ना। और ये यूजुअली किसको इन्फेक्ट करते हैं, तो ये इन्फेक्ट करते हैं एनिमल की सेल्स को, या एक तरीके से कह सकते हैं एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस होते हैं, है ना। लेकिन थोड़े से यहाँ पे फिर से क्या दिए गए हैं, एक्सेप्शन दिए गए हैं। यानी ये कुछ ऐसे एनिमल वायरसेस हैं, या ये कह सकते हैं कि एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस हैं, जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है, उसके प्लेस पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सभी में देख पा रहे हो कि आप आरएनए प्रेजेंट है ना। तो कौन कौन से वायरसेस है वो, इन्फ्लुएंजा वायरस, इसमें आपका आरएनए होता है। आरएनए का नेचर आपको यूजुअली पता है, मैंने अभी तुरंत बताया था आपको कि डीएनए फिलहाल डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जहां पे मैं स्पेसिफाई करके आपको बता दूं, ठीक है, कि यहां पे नेचर बदल गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया, बिल्कुल एकदम डाइजेस्ट कर लीजिएगा उस बात को, है ना, बिल्कुल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लीजिएगा उस बात को। और जहां पे ये बता दूं कि भाई ये आपका जो आरएनए है ना वो डबल स्ट्रैंडेड हो गया है ना, उस बात को आप जरूर दिमाग में रखिएगा। बाकी फिर जो नहीं बताया जा रहा है वो आपका कॉमन चलेगा, मतलब जहां पे नहीं एक्सप्लेन किया जा रहा है वहां पे कॉमन आरएनए डीएनए प्रेजेंट है, लेकिन जहां पे आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है वहां पे वही वाली बात है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया है और सिंगल स्ट्रैंडेड आपका डीएनए हो गया है। तो यहाँ पे आपके पास है इन्फ्लुएंजा वायरस, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। रॉस सार्कोमा वायरस, इसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। एड्स वायरस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके अंदर भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। पोलियो वायरस की बात करेंगे, इसके अंदर भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन 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 अब आ गया है एक इंपॉर्टेंट बात, है ना, अभी थोड़ा सा समराइज करेंगे इस बात को हम। रियो वायरस, कौन सा वायरस, रियो वायरस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। ये जो रियो वायरस होता है ना, इस रियो वायरस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात पता है कि आरएनए जो होता है ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है,
उसका नेचर है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड है ना। लेकिन अगर हम रियो वायरस की बात करते हैं तो इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। तो आई थिंक सो ये कहानी थोड़ी आपको समझ में आई होगी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा जो वेरिएबिलिटी है ना उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, वायरसेस जो कंटेन करते हैं आरएनए, है ना, तो आपको पता है कि आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है और मोस्ट ऑफ द वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही प्रेजेंट होता है, जैसे कि टोबैको, मोजैक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस और ऐसे पता नहीं कितने सारे वायरसेस होते हैं जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आपका आरएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन लेकिन कभी कभी आपका जो वायरसेस होते हैं उसमें आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ना हो करके आपके आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं। लो भाई, क्वेश्चन जहां से बनेगा, जहां से पेपर में आपके क्वेश्चन छपेगा वो आपके सामने है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग समझेंगे। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किसमें पाया जाता है? ट्यूमर वायरस, रियो वायरस अभी मैंने एक्सप्लेन किया, राइस ड्वार्फ वायरस होता है, मेज ड्वार्फ वायरस होता है और माइकोफेजेस होते हैं, है ना। इसको बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे भी है कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह बना करके, क्योंकि खुद की शॉर्ट ट्रिक ज्यादा बेहतर होती है। किसी की शॉर्ट ट्रिक आपको याद करनी पड़ेंगी, आप खुद की शॉर्ट ट्रिक बनाओगे, आप खुद की फनी ट्रिक बनाओगे, वो आपके लिए ज्यादा काम आएगी, है ना। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। आगे देख लेते हैं इसी तरीके से, थोड़ा सा एक टॉपिक और है यहाँ पे। कुछ बैक्टीरियोफेजेस हैं यहाँ पे, जैसे MS2, F2, R17, है ना, ये आपके बैक्टीरियोफेजेस हैं। एक्चुअल में बैक्टीरियोफेज के लिए ये कहा गया है कि जो हमारे बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, अगर हम बैक्टीरियोफेजेस की बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेजेस के केस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। बैक्टीरियोफेजेस के केस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको बैक्टीरियोफेज एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, जैसे कि MS2, F2, R17, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इसमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो फिर से वही बात हम कहेंगे कि एक्सेप्शन से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। एक्सेप्शंस जो होते हैं वो एग्जामिनर के फेवरेट पॉइंट होते हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से चीजों को देखें, समझें और नोट डाउन करते रहें। अगली बात कर लेते हैं हम लोग डीएनए के बारे में, है ना। हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था इस चीज के बारे में कि जनरली जो हमारा डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है ना। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है और मोस्ट ऑफ द वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपने अभी पढ़ा हुआ था कि अगर कोई वायरस इन्फेक्ट कर रहा है किसको? एनिमल को, तो एनिमल वाले जो वायरसेस होते हैं, जो एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस होते हैं, उसमें डीएनए ही एज जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है ना। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बहुत सारे वायरसेस में है। हर्पेस वायरस हो गया आपका, है ना, हर्पेस वायरस आपका हो गया, और आपका पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये वायरसेस हो गए, है ना। तो ये आपके डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। फिर से क्वेश्चन यहां से छपेगा क्योंकि ये अब नॉर्मल चीज है ना। जो अब नॉर्मल चीज है वो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, फिलहाल डीएनए का नेचर सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो इसमें कौन कौन है? अभी मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया हुआ था, कॉलीफेज फाई 174, इसके अलावा कॉलीफेज S13। फिलहाल अभी तक तो यही है ना, और यही पूछे भी गए हैं, है ना। तो इन्हीं को आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे जो कि किसने दिया हुआ था? हॉम्स ने दिया हुआ था। इंपॉर्टेंट है ना। एक क्लासिफिकेशन हॉम्स ने भी दिया हुआ है, और हॉम्स ने क्या किया हुआ है कि एक ऑर्डर था जिसका नाम था वेरिएल्स। क्या नाम था? वेरिएल्स। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है यहाँ पे। ये एक ऑर्डर था वेरिएल्स, और इस वेरिएल्स ऑर्डर को 3 सब ऑर्डर में डिवाइड किया। कितने में? 3 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया। किसने किया? साइंटिस्ट हॉम्स ने किया, है ना। कौन कौन से थे ये 3 सब ऑर्डर? तो पहला था फाइटोफैजिनी। फाइटोफैजिनी, बात करते हैं फाइटोफैजिनी के बारे में, है ना। तो ऐसा कोई वायरस जो इन्फेक्ट करता है प्लांट को, है ना। भाई फाइटोन मींस क्या होता है? तो फाइटोन का मतलब प्लांट ही तो होता है ना। और फैजिनी, अभी आपने फेजेस के बारे में पढ़ा हुआ था। फेजेस एक तरीके से बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो ऐसे वायरसेस होते हैं। तो ऐसे वायरसेस जो इन्फेक्ट करे प्लांट को, उन्हें हम बोलेंगे फाइटोफैजिनी। फिर जू मींस क्या होता है? आप जू जाते हैं तो जू के अंदर एनिमल्स आपको मिलते हैं, तो जू का मतलब होता है एनिमल, बाकी फैजिनी मींस वायरस हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे
वायरसेस जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल को। और आखिरी में हमारे पास है फेजनी। फेजनी क्या होता है, जो ऐसे वायरसेस होते हैं जो किसको फीड करते हैं, बैक्टीरिया को। या किस पे फीड करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं। ऐसे वायरसेस को हम लोग फेजनी के नाम से जानते हैं या फिर बैक्टीरियोफेजिस के नाम से जानते हैं। अगली बात करते हैं साइज ऑफ वायरसेस की। तो आपको पता है कि वायरसेस साइज में बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि बैक्टीरियल फिल्टर्स को भी फिल्ट्रेट करके ये बाहर निकल आए थे। अगर साइज की बात करते हैं तो नियर अबाउट लेस देन 200 मिली माइक्रोन से भी ये छोटे होते हैं, है ना। थोड़ी सी बात कर लेते हैं वायरसेस के साइज को लेकर के। सबसे पहली बात करने जा रहे हैं हम लोग स्मॉलेस्ट वायरस की, है ना। तो प्लांट में अलग है और एनिमल में अलग है। प्लांट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास है सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस। ये प्लांट में पाया जाने वाला सबसे बड़ा वायरस होता है और इसके साथ साथ एक है हमारा अल्फा अल्फा मोज़ैक वायरस। एनिमल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट भी है काफी। एनिमल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें माउथ एंड फुट वायरस ऑफ कैटल है ना, जिसका साइज कुछ इतना होता है। आगे डिस्कस करेंगे लार्जेस्ट वायरस के बारे में, है ना। ऐसे जो वायरस है जो लार्जेस्ट होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग करेंगे। तो लार्जेस्ट वायरस फिर से वही बात है, इन प्लांट और इन एनिमल, है ना। प्लांट की केस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिट्रस ट्रिस्टेजा, ठीक है, ये प्लांट में पाया जाने वाला लार्जेस्ट वायरस है। या कहीं कहीं पे आपको ना यही चीज आपको एज अ लॉन्गेस्ट वायरस भी मिल जाएगा, है ना। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है। आगे है आपका एनिमल। अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो इसमें आपका पॉक्स वायरस है। पॉक्स वायरस में कौन सा, स्मॉल पॉक्स का वायरस। और स्मॉल पॉक्स के वायरस को हम किस नाम से जानते हैं, वेरियोला के नाम से जानते हैं, है ना। और इसके साइज की थोड़ी सी रेंजिंग दी गई है कि ये 250 मिली माइक्रोन से 300 मिली माइक्रोन का हो सकता है। अगली बात करेंगे शेप्स ऑफ वायरसेस के बारे में, है ना, कि वायरसेस के शेप्स क्या पॉसिबल हैं। तो कोई फिक्स शेप नहीं है वायरस का, है ना। वायरसेस को अगर शेप के बिहाफ पे देखा जाए तो ये वेरिएबल इन शेप है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के, एचआईवी और पोलियो वायरस की, तो ये आपका स्फेरिकल होता है। टोबैको मोज़ैक वायरस रॉड शेप का होता है। बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं वो टैडपोल लाइक होते हैं। रेबीज वायरस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बुलेट शेप का होता है। स्मॉल पॉक्स का जो वायरस होता है वो ब्रिक शेप का होता है। तो सिंपल सी बात है ना, चीजें बस एक बार आपको देखनी है और कोई सी शॉर्ट ट्रिक वगैरह बना करके, कोई फनी ट्रिक वगैरह बना करके आपको चीजें दिमाग में रखनी है, ठीक है। बाकी फिर एक टॉपिक आपका ये है, डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस के बारे में, है ना। वायरसेस जो थे उनको क्या किया गया है ना, पर्टिकुलरली हम लोगों ने नॉमेनक्लेट किया हुआ है। तो नॉमेनक्लेट करने का मेथड क्या था, पहली बात इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में गिब्स और हरिसन ने बताया था। इंपॉर्टेंट है, वायरसेस के नॉमेनक्लेचर के बारे में गिब्स और हरिसन ने बताया था। और वायरसेस के नॉमेनक्लेचर को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राम। और क्रिप्टोग्राम की अगर हम बात करें तो अगर एग्जाम में आएगा तो टीएमवी का ही क्रिप्टोग्राम आपसे पूछा जाएगा, टोबैको मोज़ैक वायरस का ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर के रिस्पेक्ट में आपको यह बात ध्यान रखनी है कि हर एक वायरसेस के पास 4 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स, 4 पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। अगर हम वायरसेस के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो यह बात दिमाग में रखिएगा कि उसको हम क्रिप्टोग्राम बोलते हैं। और क्रिप्टोग्राम में आपको 4 पेयर्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो आइए बात करते हैं कि ये पेयर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आपके सामने एक क्रिप्टोग्राम भी है, ये जो आपको दिख रहा है ये टोबैको मोज़ैक वायरस का ही क्रिप्टोग्राम है। और इसी के बिहाफ पे थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पेयर की। जैसे कि आपको ये दिख रहा है R/1। तो ये फर्स्ट पेयर आपको क्या दिखा रहा है ना, ये फर्स्ट पेयर आपको दिखा रहा है कि टोबैको मोज़ैक वायरस की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो है ना आपका वो आरएनए हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। फिर जो आपका ऑब्लिक करके 1 लिखा हुआ है वो क्या है, कह रहा है कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रैंड कितने हो जाएंगे, तो स्ट्रैंड यहाँ पे हो जाएंगे 1। तो ये पहला पेयर था। पहला पेयर 2 बातें बताता है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड और नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड। फिर बात कर लेते हैं सेकेंड पेयर की,
है ना। सेकंड पेयर हमारे सामने ये है, थोड़ा सा इसको हम क्लीन कर ले, है ना। सेकंड पेयर की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड पेयर ये है। सेकंड पेयर में भी दो बातें होती हैं। पहला, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, ये हम लोग मिलियन में देखते हैं। किसमें देखते हैं? मिलियन में, है ना। तो 2 मिलियन इसका मॉलिक्यूलर वेट है, और परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड कितना प्रेजेंट है? तो इसमें 5% प्रेजेंट है ना। फिलहाल तो ये 5% से ज्यादा होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कितना है आपका? 5%, क्योंकि आपको पता है अगर न्यूक्लिक एसिड 5% हो गया, न्यूक्लिक एसिड अगर आपका 5% हो गया, तो आपको पता है कि दूसरा जो पार्ट होता है वो प्रोटीन का होता है, तो प्रोटीन हो जाएगा हमारा 95%। ठीक है, तो ये पेयर आपको समझ में आ गया कि पहले जो बात बताई जा रही है सेकंड पेयर में, वो न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा है, जो कि 2 मिलियन होगा, और दूसरे जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वो आपको परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो कि कितना परसेंट है? 5% है ना। आई थिंक आपको दूसरा पेयर भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे पेयर की, है ना। तीसरे पेयर में कौन कौन सी बात है? तो शेप ऑफ वायरस, है ना। तो शेप ऑफ वायरस में यहाँ पे शेप कैसा है? इलोंगेटेड है ना। इलोंगेटेड रॉड शेप का वायरस होता है। टीएमवी वायरस कैसा होता है? इलोंगेटेड रॉड शेप का वायरस होता है। और दूसरी बात, ई का मतलब क्या है? कि शेप ऑफ द कैप्सिड। तो कैप्सिड का भी शेप जो है वो इलोंगेटेड है, यानी वायरस का शेप भी इलोंगेटेड है और कैप्सिड का भी शेप कैसा है? इलोंगेटेड है। फिर बात कर लेते हैं हम लोग आखिरी पेयर की, फोर्थ पेयर की हम बात करेंगे। तीसरा पेयर हो गया, चौथे पेयर की हम लोग बात करेंगे। तो फोर्थ पेयर में भी आपको दो लेटर्स नजर आ रहे हैं, है ना। तो पहला आपको बताता है टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड। ये जो एस लिखा हुआ है ये बता रहा है कि किस होस्ट को ये इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पे एस का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम टोबैको मोज़ैक वायरस की बात करते हैं तो आपको पता है कि टोबैको का जो प्लांट होता है वो सीडेड प्लांट होता है। कौन सा प्लांट होता है? सीडेड प्लांट होता है ना। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया हुआ है? एस। एस का मतलब यहाँ पे किससे है? सीडेड प्लांट से है। और ए का मतलब किससे है? तो ए का सेंस यहाँ पे कहता है कि कैरियर यूज्ड ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस, है ना। यानी वायरसेस जो होते हैं वो अपने ट्रांसमिशन के लिए, वायरस जो है वो अपने ट्रांसमिशन के लिए किसको यूज कर रहा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए। ए का मतलब ये है कि ये एयर को यूज कर रहा है। तो ये बात दिमाग में आपको रखनी है कि 4 पेयर क्रिप्टोग्राम में होते हैं और हर एक का अपना मतलब होता है ना। थोड़ा सा ये चीज भी देख लीजिएगा कि फर्स्ट पेयर में कौन कौन सी बातें हैं, सेकंड पेयर में कौन कौन सी बातें हैं, थर्ड पेयर में, फोर्थ पेयर में, है ना। वो कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि शेप ऑफ वायरस और शेप ऑफ कैप्सिड कौन सा पेयर होता है? तो याद रखना है कि भाई कौन सा पेयर होता है? थर्ड पेयर होता है ना। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक फिनिश हो गया। अब थोड़े से हमारे यहाँ टॉपिक है, थोड़ा सा उसको हम वन बाय वन देख लेंगे। मुझे लगा था कुछ वायरसेस थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं तो उनके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है ना। तो टोबैको मोज़ैक वायरस की बात चल रही है, तो आपको पता ही है कि डिस्कवर्ड करने वाले इवानोवस्की थे और यही वो पहला वायरस था जिसको डिस्कवर किया गया था। उसके बाद आती है इसमें कैप्सोमेयर किसने है? तो कैप्सोमेयर्स के जो नंबर हैं वो 2130 है, यानी 2130 कैप्सोमेयर जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगली बात, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें 5% जो है वो आरएनए है और 95% जो है वो प्रोटीन है। ठीक है, और ये जो वायरस होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल रखता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि कैसा शेप है इसका। तो आपको पता है कि इस वायरस की अगर शेप की बात करी जाती है तो ये वायरस आपका इलोंगेटेड होता है और रॉड शेप का होता है ना। थोड़ा सा मैंने ये टोबैको मोज़ैक वायरस की एक पिक्चर आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी हुई है ना। आप लोग देख पा रहे हैं इसमें, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये पूरा अंदर इस तरह से जा रहा है ना। और ये जो आपको अंगूर की तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, है ना, एक्चुअल में यही कैप्सोमेयर्स है ना। और इन्हीं के मिलने से क्या बन जाता है? कैप्सिड बन जाता है। देखिए लिखा हुआ है कैप्सोमेयर, जो कि प्रोटीन सब यूनिट होती है ना। तो इस तरह से ये आपका टोबैको मोज़ैक वायरस दिखता है। अगले वायरस की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है, या फिर इसी को फेजेस के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि ये वो वायरसेस होते हैं जो फीड करते हैं या फिर इन्फेक्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को, है ना। ऐसा कोई भी वायरस जो फीड करता है बैक्टीरिया को उसे हम लोग
T2 फेजेस के नाम से जानते हैं, है ना। और डिस्कवरीज हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि टॉर्ट और हेरले ने इनकी डिस्कवरी करी हुई है। ये टैडपोल लाइक, है ना, शेप कैसा है इनका, टैडपोल लाइक होता है। इनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है। और एक बात ध्यान रखनी है कि मोस्ट ऑफ द स्टडीज जब करी गई हैं बैक्टीरियोफेजेस की, तो उनको एक सीरीज नाम दे दिया गया है, और वो सीरीज कौन सी है, टी सीरीज है ना। अब टी सीरीज को दो पार्ट में बांटा गया है, एक होता है टी इवन फेजेस और एक हमारा होता है टी ऑड फेजेस, है ना। तो दो फेजेस हैं यहाँ पे, एक होता है आपका टी इवन फेजेस और दूसरा है हमारा टी ऑड फेजेस। इवन नंबर ले लेंगे जैसे कि T2, T4, T6 एक्सेट्रा, इस तरह के और बहुत सारे हो जाएंगे, T1, T3, T5 एक्सेट्रा, इस तरह के और बहुत सारे हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि टी सीरीज जो वर्ड यूज किया गया है वो बैक्टीरियोफेजेस के लिए ही यूज किया गया है ना। ये आपके सामने थोड़ा सा एक डायग्राम है बैक्टीरियोफेजेस का, है ना। तो मुझे तो बैक्टीरियोफेज बिल्कुल रोबोट की तरह दिखते हैं, है ना। बस ऐसा लगता है कि कहीं पे बस लॉन्च करने वाले हैं, है ना। और आपको पता है कि कहीं पे भी लॉन्च करेंगे तो उसकी मशीनरी को ये कंट्रोल करने वाले होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिया गया है और ये थोड़ा सा 2D स्ट्रक्चर है, सेक्शन काट करके, है ना। या एक तरीके से कह सकते हैं कि 2D स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इसका हेड वाला रीजन है, दिस वन इज योर कॉलर, और ये यहाँ पे टेल है ना। टेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो टेल के पास कुछ फाइबर्स निकले हुए होते हैं और इन फाइबर्स के जो नंबर होते हैं ना वो कांस्टेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस में अगर हम इनके नंबर्स की बात करते हैं तो नियर अबाउट ये 6 होते हैं, 6 इन नंबर प्रेजेंट होते हैं। फिर थोड़ा सा यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है टी इवन फेजेस के बारे में, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम टी इवन फेजेस की बात करते हैं तो उनका एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर होता है। क्या कैरेक्टर होता है कि टी इवन फेजेस जो होते हैं उसमें एक एंगुलर हेड प्रेजेंट होता है और एक कॉन्ट्रैक्टाइल टेल प्रेजेंट होती है ना। जैसे कि ये वायरस आपको दिखाया जा रहा है अभी बैक्टीरियोफेज, तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये आपका एक एंगुलर हेड है और बाकी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पोर्शन है आपका पूरा, ये टेल वाला पोर्शन है ना। ये पूरा पोर्शन कौन सा है, टेल है। तो इसमें आप दो चीजें देख पा रहे हो, एक एंगुलर हेड देख पा रहे हो और आप एक टेल देख पा रहे हो। तो जो इवन टी सीरीज वाले मेंबर होते हैं या जो इवन टी फेजेस वाले मेंबर होते हैं, उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनका हेड एंगुलर होता है और उनके पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है और उस टेल में टेल फाइबर्स जो होते हैं वो 6 होते हैं। ये भी अच्छी बात है और इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बाकी जो ऑड वाले होते हैं उनके पास एंगुलर हेड नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्टाइल टेल नहीं होगी। अगला डिस्कस कर लेते हैं, अगला क्लास डिस्कस कर लेते हैं। एक तरह के बैक्टीरियोफेजेस ही है, इनके बारे में हमने अभी डिस्कशन भी किया हुआ है, सियानोफेजेस, है ना। सियानोफेजेस क्या है, एक तरह के बैक्टीरियोफेज ही होते हैं लेकिन ये इन्फेक्ट करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को। ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम सियानोबैक्टीरिया होता है या फिर इसी ब्लू ग्रीन एल्गी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BGA के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात आती है डिस्कवरी की, तो इसकी डिस्कवरी करने वाले मॉरिस एंड सफरमैन थे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मॉरिस एंड सफरमैन ने सियानोफेजेस की डिस्कवरी करा हुआ था। और बहुत इंपॉर्टेंट एक बात और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये LPP1 क्या है ना। तो जो ये मॉरिस एंड सफरमैन ने इसकी डिस्कवरी करी हुई थी वो 3 ब्लू ग्रीन एल्गी की मदद से करी हुई थी, है ना। 3 ब्लू ग्रीन एल्गी की मदद से इसकी डिस्कवरी हुई थी और इसीलिए इन तीनों को क्या कहा गया है एक साथ, LPP1 कहा गया है ना। कौन कौन से होते हैं ये, तो पहला है आपका लिंगबया, दूसरा है फॉर्मिडियम और तीसरा है प्लेक्टोनिमा। तो यहां से ले लिया गया L, फिर ये P और फिर ये P, और ये LPP से एक नया क्लास डिस्कवर हुआ जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा, सियानोफेजेस। यानी ऐसे बैक्टीरियोफेजेस जो फीड करते हैं या इन्फेक्ट करते हैं किसको, ब्लू ग्रीन एल्गी को। आगे बात कर लेते हैं माइकोफेजेस की, है ना। माइकोफेजेस की एक खासियत हम लोगों ने पढ़ी हुई थी कि माइकोफेजेस के पास भी डबल स्ट्रैंडेड RNA जो होता है वो पाया जाता है। इंपॉर्टेंट फीचर है, दिमाग में रखेंगे इस बात को। माइकोफेजेस कौन होते हैं, तो ये ऐसे बैक्टीरियोफेज होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं किसको, फंजाई को। देखो माइकोफेजेस को ना आप माइसीलियम से याद रखा करो, है ना। माइसीलियम की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि बॉडी कॉम्पोजिशन होता है फंजाई का। माइसीलियम इज व्हाट, बॉडी कॉम्पोजिशन ऑफ फंजाई, है ना। तो ये फंजाई को इन्फेक्ट करने वाले या फंजाई के ऊपर फीड करने वाले बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। इसको डिस्कवर करने वाले सिंडेन थे और इसके लिए इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखनी है कि इसके पास डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं
बैक्टीरियोफेजेस के टाइप के बारे में। और जो ये टाइप बैक्टीरियोफेजेस के बताए जा रहे हैं ना, वो इन्फेक्शन के बिहाफ पे बताए जा रहे हैं, मतलब जिस होस्ट को वो इन्फेक्ट कर रहे हैं ना उसके साथ कर क्या रहे हैं, इस बिहाफ पे इनको हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। तो बैक्टीरियोफेजेस को फिलहाल दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है प्रोफेजेस, प्रोफेजेस वही वाली जो रेस्टिंग फेज टाइप की आप कह सकते हो, है ना, जैसे के तैसे पड़े रहेंगे, वही चीज है ये प्रोफेजेस, या फिर इसे कहते हैं टेम्परेट फेज। प्रोफेज ही जो होती है वो नॉन वायरुलेंट फेजेस होती हैं, है ना, यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज होता है वो होस्ट के अंदर किसी भी तरह का कोई इंफेक्शन क्रिएट नहीं करता है, इन्फेक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको कहा गया है नॉन वायरुलेंट, या फिर आप कह सकते हैं नॉन इन्फेक्टिव फेजेस, है ना, यानी ये ऐसे फेजेस हैं, ऐसे बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो नॉन वायरुलेंट है या फिर नॉन इन्फेक्टिव है, मतलब उसमें इन्फेक्शन नहीं कर रहे हैं, है ना। फिर अगला क्या है कि ये जो होते हैं वो होस्ट को क्या नहीं कॉज करते, लाइसिस नहीं कॉज करते हैं। लाइसिस का मतलब क्या होता है, सेल जो आपकी सेल मेम्ब्रेन्स होती है ना उनका रप्चर हो जाना, ना उसके रप्चर होने की प्रोसेस को हम लोग लाइसिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कैसे है, नॉन वायरुलेंट है या फिर नॉन इन्फेक्टिव है, इस वजह से ये क्या नहीं करते हैं, जो भी हमारा बैक्टीरिया होता है उसकी लाइसिस नहीं करते हैं, और लाइसिस ना करने की वजह से, है ना, इनको हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है, प्रोफेजेस। ये जैसे कि तैसे, है ना, उस सेल के अंदर पड़े रहेंगे, है ना, उसकी लाइसिस नहीं करेंगे, है ना, और ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। जबकि इसी का अपोजिट हमारा होता है लाइटिक फेजेस, है ना, यानी ऐसे बैक्टीरियोफेजेस जो क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल की लाइसिस कर देंगे, यानी जो उसकी मेम्ब्रेन्स है ना उसको रप्चर कर देंगे। जब अपनी ग्रोथ करेंगे तो उनका अमाउंट बढ़ेगा, और जब उनका अमाउंट बढ़ेगा तो बैक्टीरियल सेल जो होगी, है ना, वो एक तरीके से बस्ट हो जाएगी, या आप ये कह सकते हैं कि सेल को रप्चर कर देंगे, है ना, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, लाइटिक फेजेस। ये वायरुलेंट नेचर के होते हैं, यानी इंफेक्शंस क्रिएट कर देते हैं, इसीलिए इनको हम लोग इन्फेक्टिव फेजेस के नाम से भी जानते हैं। और ये कॉज करते हैं डेथ होस्ट की, लेकिन क्या करके, लाइसिस करके, है ना। लाइसिस का कॉमन सा मतलब समझ सकते हैं, बस्ट होना, है ना, जब सेल मेम्ब्रेन उसकी रप्चर हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि वो वायरस वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं कि हमारे जो ये बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है ना। अगर हम बैक्टीरियोफेजेस की बात करते हैं तो इनकी एप्लीकेशंस क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप दिमाग में रखें, बाकी चाहे रहे और चाहे ना रहे, है ना। क्या बात है, तो हमारी जो गंगा नदी है ना, उसको प्यूरिफाई करने में कहीं ना कहीं बैक्टीरियोफेजेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना भाई। नदी है तो नदी के अंदर आजकल तो बहुत सारी चीजें, आपको पता है वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं बैक्टीरिया वगैरह की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जा रही है ना। तो जो हमारे बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर ही फीड कर देते हैं, है ना। तो इस वजह से एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि प्योरिटी ऑफ हॉली गंगा इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस, यानी जो हमारा गंगा का पानी होता है ना उसमें कहीं ना कहीं हमको बैक्टीरियोफेजेस देखने को मिलते हैं, और इसी बैक्टीरियोफेज की वजह से हमारा गंगा जो है ना वो थोड़ा सा प्योरीफाई है या उसकी प्योरिटी है। अगली बात ये है कि यूज टू इन कंट्रोल ऑफ सर्टेन बैक्टीरियल डिजीज, है ना, वही चीज है कि बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर फीड कर लेते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ बैक्टीरियल डिजीज है उनको कंट्रोल करने के लिए हम बैक्टीरियोफेजेस एज एप्लीकेबल हमारे लिए यूजफुल है ना। फिर अगला क्या है, यूज्ड इन स्टडिंग वायरल इन्फेक्शन इन्फेक्शियस मैकेनिज्म, है ना, इन्फेक्शन मैकेनिज्म, यानी वायरस की जो इन्फेक्शन मैकेनिज्म है ना उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए कहीं ना कहीं बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं, है ना। और इसके साथ साथ इसका जेनेटिक रिसर्च में भी यूज है ना, कहां पे, जेनेटिक रिसर्च में भी इसका यूज होता है ना। अभी आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जब आपको वो हार्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि हाँ डीएनए किस तरह से प्रूफ हुआ था कि वो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो जेनेटिक रिसर्च में भी कहीं ना कहीं बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं, ठीक। अगला वायरस डिस्कस कर लेते हैं, वायरस का नाम है HIV, है ना। फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, खतरनाक वायरस, है ना। कैसा वायरस, खतरनाक वायरस। देखो क्या कर रहा है, ये ह्यूमन के अंदर पाए जाने वाली इम्यूनिटी की डिफिशियंसी कर रहा है ना, यानी जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा, एक तरीके से कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली होती है ना, ये उसे ही कमजोर कर देता है ना। धीरे 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 हमारे शरीर की इम्यूनिटी को ये खत्म कर देता है, इम्यूनिटी की ये डिफिशियंसी कर देता है, और इस तरह से हमारा शरीर जो होता है वो बीमारियों का घर बन जाता है ना। और ये
जो डिजीज कॉज करता है ना, उसको सभी को पता है कि उसका नाम जो होता है वो एड्स है। और अगर हम एड्स के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी आपको पता है कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है एक्वायर्ड और एक आपकी होती है इन्नेट। इन्नेट वो है जो हमें जन्म से ही मिली हुई है, और एक्वायर्ड वो होती है जब हम दुनिया में आ गए थे ना, तो हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे पैथोजेंस थे, है ना, तो इन पैथोजेंस से धीरे धीरे हमारे शरीर ने लड़ना सीखा हुआ था, है ना, तो उसी इम्यूनिटी का नाम क्या रखा गया है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो एड्स का एचआईवी जो होता है, जो कि एड्स का वायरस है, वो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिफिशियंट कर देता है, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हमारे अंदर डिफिशियंसी हो जाती है, और इस डिफिशियंसी के होने की वजह से ह्यूमन जो होता है वो डिजीज से नहीं लड़ पाता है, छोटी मोटी बीमारियों से भी नहीं लड़ पाता है, और इस तरीके से आपका शरीर जो होता है वो बीमारियों का घर बन जाता है। इसीलिए एड्स को डिजीज नहीं कहा गया है, सिंड्रोम कहा गया है। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म में ग्रुप ऑफ डिजीज आ जाए, है ना, तो ह्यूमन में क्योंकि इम्यून सिस्टम काफी वीक हो चुका है, तो छोटी मोटी बीमारियां भी बहुत आसानी से हो जाती हैं, है ना, उनका आसानी से, इसको होने के बाद उनका आसानी से क्योर नहीं होता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एड्स को डेथ वारंट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, एड्स को डेथ वारंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आज तक एड्स जैसी बीमारी का कोई भी इलाज हमारे पास नहीं है ना। दो बातें याद रखिएगा, एचआईवी वायरस है और एड्स बीमारी है ना। बहुत सारे लोगों को तो खाली यही कंफ्यूजन होता है कि एचआईवी क्या है और एड्स क्या है। डिस्कवर करने वाले कौन थे, तो हम पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में, मॉन्टैग्नियर और गैलो। मॉन्टैग्नियर और गैलो, इन्होंने एचआईवी वायरस को डिस्कवर किया था। ठीक, अब बात करते हैं एचआईवी की, है ना। एचआईवी को और किस किस नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो एचआईवी को HLTV थर्ड भी कहा जाता है, LAV भी कहा जाता है, ARV2 के नाम से भी हम जानते हैं। यानी ये जो आप डिफरेंट डिफरेंट नेम देख रहे हो ना, ये एचआईवी का ही है। अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ना कि एड्स इज कॉज ड्यू टू, तो वहां पे एचआईवी देखने के चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि ये सभी लोगों को पता है कि हाँ एड्स जो होता है वो एचआईवी से होता है। आप ये मान के चलिए कि आपके ऑप्शंस में कुछ ये मिलेगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। अगर हम एचआईवी की बात करते हैं तो एचआईवी एक तरह का रेट्रोवायरस है। कौन सा वायरस है, रेट्रोवायरस है ना। और इसकी डिस्कवरी करने वाले कौन थे, टैमिन और बाल्टीमोर थे, है ना। इसीलिए जो रेट्रोवायरसेस होते हैं ना, उनको हम लोग टैमिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, टैमिनिज्म के नाम से जानते हैं, क्योंकि रेट्रोवायरस की डिस्कवरी करने वाले कौन थे, टैमिन थे, और टैमिन से ही क्या बन गया था, टैमिनिज्म बन गया था, ठीक है ना। बाकी रेट्रोवायरसेस होते क्या है उनके बारे में देख लेते हैं, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो हमारा एचआईवी है ना, उसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ना। इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, लेकिन जब कभी आरएनए किसने बदल जाए, डीएनए में बदल जाए, है ना। आपने पढ़ा होगा कि डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है, डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है, इसका नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाए, आरएनए से क्या बनने लगे, डीएनए, जैसे कि यहां पे हो रहा है ना, आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस एक एंजाइम की मदद से होती है, और उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है ना। इसकी प्रेजेंस में आपका जो आरएनए होता है वो डीएनए में बदल जाता है, और ऐसे वायरसेस को हम रेट्रोवायरसेस बोलते हैं, और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये बेसिकली तभी होता है जब कोई रेट्रोवायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, तब, उससे पहले नहीं, ठीक है। आगे थोड़ी सी कुछ और बातें हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। ह्यूमन में ये बीमारी कहां से आई, तो चिंपैंजी से आई थी। सेंट्रल एशिया के कुछ चिंपैंजीज थे जिनके पास ये वायरस देखा गया था, और बाद में ये वायरस कहां आ गया, ह्यूमन में आ गया। एड्स का पहला
पर्सन, अगर हम बात करते हैं एड्स के पहले पर्सन की, तो एड्स का जो पहला पर्सन देखा गया था वो फर्स्ट इन यूएस में देखा गया था, और जो इंडिया में देखा गया था, है ना, ये थोड़ा सा ये 1986 है। 18 थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं देख के बता दूंगा। ये 1986 और ये 1906 कुछ मिस्टेक है, शायद ये 1886 होगा। 1886 में इसका पहला पर्सन यूएस में देखा गया था, और 1906 में इसका पहला पर्सन इंडिया में देखा गया, चेन्नई में, है ना। कुछ फीमेल वर्कर्स थी चेन्नई में, है ना, तो उनमें ये एड्स का जो वायरस था वो देखा गया था। बाकी एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो लोगों को एड्स के बारे में अवेयर किया जाता है ना, 1 दिसंबर को। तो एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि भाई इस एड्स की नाम की बीमारी से कैसे प्रिवेंशन किया जाए, कैसे अपने आप को बचाया जाए, क्योंकि यहाँ पे, है ना, जानकारी ही सब कुछ है, एड्स से बचने का तरीका उसकी जानकारी है। ठीक, थोड़ा सा एक दो टॉपिक और है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। विरियोइड्स, प्रियॉन्स एंड विरियॉन्स के बारे में। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं ये चीजें क्या है। सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं किसका, विरियोइड्स का। बहुत ध्यान से चीजें समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वन वन वर्ड है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। विरियोइड्स की अगर बात करते हैं तो इसको डिस्कवर करने वाले टी.ओ. डीनर थे। टी.ओ. डीनर ने विरियोइड्स को डिस्कवर किया हुआ था, और इन्होंने बताया था कि ये स्मॉलर देन वायरसेस होते हैं, है ना, यानी वायरसेस से भी ये छोटे हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है ना, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें खाली क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। दिमाग में ये बात जरूर रखिएगा कि विरियोइड्स जो होते हैं वो वायरसेस से छोटे हैं। वायरसेस से छोटे इसीलिए हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं है। क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ इंफेक्शियस न्यूक्लिक एसिड, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है ना। इसीलिए कहा गया कि ये नेकेड वायरसेस है, क्योंकि इसमें लैक ऑफ क्या होती है, प्रोटीन होती है। इसमें कोई प्रोटीन की कोड जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, यहाँ पे प्रोटीन की कोड नहीं पाई जाती है। अगली बात एक्सप्लेन करी जा रही है कि इनका जो इन्फेक्शन होता है वो परसिस्टेंट है, मतलब इनका इन्फेक्शन जो होता है वो बना रहता है या होता रहता है। इसीलिए जिन प्लांट्स को ये बीमारी हो जाती है वो जनरली क्या नहीं कर पाते हैं, रिकवर्ड नहीं कर पाते हैं, है ना। और ये सिर्फ किसको इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट को। ऊपर वाले का शुक्र है कि ये जो विरियोइड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। नहीं मालूम पड़ा किसी को इन्फेक्शन विरियोइड्स का हो गया और फिर वो अपनी पूरी जिंदगी रिकवर ही नहीं कर पा रहा है ना। विरियोइड्स से कुछ बीमारियां कॉज होती हैं प्लांट के केस में, तो वो कौन कौन सी है दिमाग में रखेंगे, यही वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, है ना, पीएसटीडी, ये विरियोइड्स की वजह से होती है। अगली है क्राइसैंथेमम स्टंट डिजीज, सीएसडी, और अगली है सिट्रस की इग्जोकॉर्टिस डिजीज। ये बीमारियां जो हैं वो विरियोइड से होती हैं। अगली बात कर लेते हैं प्रियॉन्स की, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रियॉन से भी क्वेश्चंस आए हैं। प्रियॉन्स देखिए, बस छोटी सी बात में मैंने चीजों को कवर करने की कोशिश करी हुई है कि प्रियॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोटीनस इन्फेक्शियस पार्टिकल है ना। जब विरियोइड्स की बात करी गई तो आपको बताया गया कि विरियोइड्स के पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन प्रियॉन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रियॉन्स के पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, वो भी एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन इसके पास प्रेजेंट होती है। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो नहीं पाया जाता, है ना। तो आप ये 3P याद कर लीजिए, ट्रिपल P, है ना। P फॉर प्रियॉन, प्रियॉन की डिस्कवरी करने वाले कौन है, प्रूसिनर्स, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, और इसका नाम इन्होंने स्लो वायरसेस रखा था, क्योंकि इनका इन्फेक्शन जो होता है वो थोड़ा धीरे धीरे होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था इन्होंने, स्लो वायरस रखा था। तो पहला पी प्रियॉन्स के लिए है, दूसरा पी याद रखना है प्रूसिनर्स के लिए है, और तीसरे पी में हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे प्रियॉन्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इंफेक्शियस प्रोटीन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लिक एसिड पाया नहीं जाता। ठीक है, ये जो आपके प्रियॉन्स होते हैं ये सिर्फ एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट को बेसिकली इन्फेक्ट नहीं करते हैं, और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं ये कॉज करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन में बात कर लेते हैं तो अल्जाइमर डिजीज होती है,
अल्जाइमर डिजीज के साथ साथ कुरु डिजीज होती है, जिसको कि हम लोग लॉफिंग डेथ के नाम से भी जानते हैं। इसमें इंसान चिल्लाता है या फिर हंसता है ना। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और फिर अगला हमारे पास है क्रिट्जफेल्ड जैकॉब डिजीज, जिसको CZR या फिर इसी को हम लोग CR जैकॉब डिजीज के नाम से भी जानते हैं। और ये एनालॉगस होता है किसके? BAC के, है ना। BAC को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? तो BAC को हम लोग कहते हैं मैड काउ डिजीज। क्या कहते हैं? मैड काउ डिजीज, है ना। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो अगर BAC की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है, ये कैटल्स में होती है। किसमें होती है? कैटल्स में। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, है ना। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, सब दिमाग से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, है ना। और इसी को हम लोग मैड काउ डिजीज के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ साथ ये शीप में भी एक डिजीज कॉज करती है, जिससे हम लोग बोलते हैं स्क्रैपी डिजीज। तो फिलहाल ये 2 कैटल्स की थी और बाकी ह्यूमन में थी। 2-3 टॉपिक और है, फटाक से देखेंगे और फिर चीजों को फिनिश करेंगे। बात करते हैं विरियॉन्स की, है ना। विरियॉन्स क्या होते हैं? बहुत ध्यान से समझिएगा विरियॉन्स के बारे में, बहुत बड़ी चीज नहीं, एकदम छोटी सी बात है ना। विरियॉन्स को कहा गया है कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस कौन होता है? तो कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरसेस जो होते हैं वो विरियॉन्स होते हैं। क्या मीनिंग है इसकी, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कह रहे हैं कि आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल। भाई आपने बार बार कहा हुआ है, पूरे में बार बार पढ़ा हुआ है कि जब वायरसेस किसी लिविंग के कांटेक्ट में आता है तो वो एज अ लिविंग बिहेव करने लगता है ना। अगर किसी वायरस को हम लिविंग सेल से बिल्कुल अलग रख दें, किसी वायरस को लिविंग सेल से बिल्कुल अलग रख दिया जाए, है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं विरियॉइड। इसीलिए इसको नाम दिया गया है कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस। मतलब अब वो लिविंग के कांटेक्ट में नहीं है, वो लिविंग सेल के अब बाहर है। ठीक है, फिर अगली बात कर लेते हैं इंटरफेरॉन्स की। इंटरफेरॉन्स वैसे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं। इंटरफेरॉन्स को डिस्कवर करने वाले आइजैक और लिंडेमान थे, है ना। ये एक एंटी ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना, एंटी ग्लाइकोप्रोटीन्स है। यानी इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो एक तरह की प्रोटीन्स ही होती हैं, जो कहां से निकलती हैं? किसी सेल से जो कि वायरस के थ्रू इंफेक्टेड हुई है ना। और जो ये इंटरफेरॉन्स होते हैं वो करते क्या हैं? आसपास की जो सेल्स होती हैं उनको इंफेक्शन से बचाते हैं। ठीक है, तो ये बात दिमाग में आपको रखना है। लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और फिनिश करते हैं इसको भी हम लोग। वायरल प्लांट डिजीज, यानी ऐसी डिजीजेस जो प्लांट में होती हैं वायरस से। तो 4 डिजीज देख लेते हैं। लीफ कर्ल ऑफ पपाया, बंची टॉप ऑफ बनाना और ट्रिस्जेटा ऑफ सिट्रस, है ना। पीछे पढ़ा था हम लोगों ने कि ये लॉन्गेस्ट नोन वायरस है या फिर लार्जेस्ट नोन वायरस है ना। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग। बीच बीच में हम लोगों ने बहुत सारी डिजीज पढ़ी भी हुई है, इसलिए मैंने बहुत कम यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी डिजीज तो बहुत सारी हैं, है ना। तो वायरल ह्यूमन डिजीज, यानी ह्यूमन में वो डिजीज जो वायरस से होती हैं। तो इसमें स्मॉल पॉक्स है, डेंगू फीवर है, रेबीज है और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हम ह्यूमन को वायरसेस से होती हैं। तो वायरसेस की मदद से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है ना। वायरसेस फिलहाल हमारे लिए फायदेमंद थोड़ा कम है और इनके नुकसान हमारे लिए थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने फुल एंड फाइनल आपका जो वायरसेस था वो खत्म कर दिया हुआ है। और थोड़ा सा यकीन मानिए इस चीज के लिए कि आप बस इसी वीडियो को देख लीजिए, है ना, अच्छे से नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लीजिए। और बाहर का आप कोई क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैंने काफी सारी किताबें छान करके, है ना, ये नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है। इंसाइक्लोपीडिया, गूगल, हर एक तरफ से चीजों को सर्च करके, है ना, इसको बनाया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि फर्दर कोई क्वेश्चन इधर उधर से आएगा। जो भी है बस यही है, आप इसको अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने फिनिश कर दिया हुआ है, वायरसेस की एक कंप्लीट स्टडी मैंने आपको बता दी हुई है। और जो इसकी अगली क्लास होगी उसमें हम वायरसेस से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं और जो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के आपके सामने आएंगे। और बहुत जल्द हमारा टैक्सोनॉमी वाला जो नोट्स है जब वो प्रिपेयर हो जाएगा तो हम फिर इसके माइक्रोबायोलॉजी के बाद हो सकता है कि टैक्सोनॉमी स्टार्ट कर दें। और अगर तब तक भी नहीं, क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस रहती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं और साथ में हमारा स्कूल भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं, इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी टैक्सोनॉमी का पोर्शन कवर कर लें और उसके साथ साथ ताकि आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाए, ताकि आप आराम से बैठ करके चीजों को बार बार रिवाइज कर सके। क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है ना। पढ़ना एक अलग बात है और रिवाइज करना एक अलग बात है। आपको पढ़ना है और बहुत बार आपको रिवाइज करना है। जब भी आपको मौका मिले आप तब भी इसको रिवाइज करिए, चीजें ऑलरेडी आपके दिमाग में
आ जाएंगी। तो ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड इवनिंग।